गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 12 में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर चल रहा है। अब देखिए, वृद्धि नियामक पदार्थ जो हैं वो कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका पादप के अंदर ही संश्लेषण होता है और वहाँ से जहाँ पर ये संश्लेषित होते हैं वहाँ से निकलकर ये पादप के अन्य भागों तक पहुँचते हैं और वहाँ पर पादप वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत यहीं से पुनः करेंगे ताकि आपका थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाए। देखिए, कुछ रासायनिक पदार्थों का पौधों में अल्प मात्रा में संश्लेषण होता है। पहली बात तो ये आपको याद रखनी है। और ये रासायनिक पदार्थ जो हैं ये वृद्धि को प्रभावी तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, वृद्धि नियंत्रक या वृद्धि नियामक पदार्थ हम कह सकते हैं। तो पादपों में सबसे पहले वृद्धि हार्मोन का सुझाव किसने दिया था? पादपों में सबसे पहले वृद्धि हार्मोन होते हैं, वृद्धि हार्मोन का सुझाव किसने दिया था? ये दिया था जे सैक्स ने। जे सैक्स ने 1882 में दिया था। ठीक है, सबसे पहले जे सैक्स ने बताया था कि पादपों में इस तरह से वृद्धि हार्मोन बनते हैं। हार्मोन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? हार्मोन शब्द जो है, हार्मोन शब्द, इसका सबसे पहले प्रयोग किया था स्टर्लिंग ने। कब? 1902 में किया था। ठीक है, और हार्मोन जो है उनका अर्थ क्या होता है? उद्दीपित करना। ठीक है, उद्दीपित करना, इसका अर्थ क्या है? उद्दीपित करना। इसके बाद थीमेन ने 1948 में प्लांट हार्मोन के लिए एक शब्द दिया था। थीमेन जो फाइटो हार्मोन शब्द है, फाइटो हार्मोन, ये पादपों के लिए प्रयुक्त होता है। पादप में जो हार्मोन होते हैं उनके लिए ये प्रयुक्त होता है और ये नाम जो है ये दिया था थीमेन ने 1948 में, 1948 में। थीमेन के अनुसार इसकी जो परिभाषा है हार्मोन के लिए, तो थीमेन क्या कहता है? ये कहता है कि पादप हार्मोन जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं। ठीक है, जो पौधों में प्राकृतिक रूप से अति सूक्ष्म मात्रा में एक भाग में बनते हैं और फिर जहाँ पर ये बनते हैं यानी संश्लेषण स्थल से दूर अन्य पादप भागों में ट्रांसफर होकर वहाँ वृद्धि व अन्य कार्य की क्रियाओं को नियंत्रित व प्रभावित करते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा जो है हम देख लेते हैं। परिभाषा में ही काफ़ी बातें हमें समझ में आ जाएगी कि पादप हार्मोन जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, पादप हार्मोन क्या होते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों में प्राकृतिक रूप से, जो पौधों में प्राकृतिक रूप से अल्प मात्रा में संश्लेषित होते हैं और अपने संश्लेषण स्थल से दूर पादप के अन्य भागों में ट्रांसफर होकर या स्थानांतरित होकर, ट्रांसफर होकर पादप वृद्धि व अन्य पादप कार्य की क्रियाओं को प्रभावित या इन पर नियंत्रण करते हैं। ठीक है, ये है परिभाषा। किसके अनुसार दी है ये परिभाषा? ये दी है थीमेन ने। थीमेन जो है इसने ये परिभाषा दी है। थीमेन के अनुसार ये परिभाषा आपको याद रखनी है
कि पादप हार्मोन जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों में प्राकृतिक रूप से अल्प मात्रा में संश्लेषित होते हैं और अपने संश्लेषण स्थल से दूर पादप के अन्य भागों में ट्रांसफर होकर पादप वृद्धि व अन्य पादप कार्य की क्रियाओं को प्रभावित या इन पर नियंत्रण करते हैं। अब देखिए, जो फाइटो हार्मोन है उनके कुछ लक्षणों के बारे में हमें पता होना चाहिए। परिभाषा आपके सामने है, हार्मोन को किस तरह से थीमेन ने परिभाषित किया है। इसके बाद जो है लक्षण क्या है, फाइटो हार्मोन जो है उनके लक्षण, फाइटो हार्मोन के लक्षण, ठीक है, क्या क्या हैं। देखिए, अधिकांशतः कहाँ पर बनते हैं ये, अधिकांशतः कहाँ बनते हैं, ये बनते हैं रूट एपेक्स, शूट एपेक्स और इसके अलावा लीफ एपेक्स यानी मूल शीर्ष, प्रोशीर्ष और पर्ण शीर्ष पर बनते हैं, ठीक है। पहला जो लक्षण है इसका ये यही है कि ज़्यादातर ये पौधे के शीर्ष भागों पर बनते हैं। और दूसरा लक्षण क्या है, दूसरा है इनकी अल्प या सूक्ष्म मात्रा भी पौधे की वृद्धि पर नियंत्रण कर सकती है, ठीक है। यानी पौधे की वृद्धि को प्रभावित करती है इनकी सूक्ष्म मात्रा। तीसरा जो लक्षण है इनका ये है सदैव कार्बनिक पदार्थ हैं। ये हमेशा कैसे होते हैं, हमेशा कैसे हैं, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक है। और चौथा लक्षण क्या है, अपने संश्लेषण स्थल से दूर, अपने संश्लेषण स्थल से दूर पादप भागों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये इनके क्या हैं, लक्षण हैं। फाइटो हार्मोन के लक्षण क्या हैं, पहला है शूट, रूट एंड लीफ एपेक्स पर बनते हैं, यानी आपको ये ध्यान रखना है कि पादप के शीर्ष भागों पर बनते हैं। इनकी अल्प मात्रा या सूक्ष्म मात्रा भी पौधे की वृद्धि को नियंत्रित कर सकती है। तीसरा, हमेशा कैसे हैं, ये कार्बनिक पदार्थ हैं। और चौथा क्या है, अपने संश्लेषण स्थल से दूर, यानी कि शूट, रूट, एपेक्स पर अगर ये बनते हैं तो वहाँ से ये नीचे की ओर प्रवाहित होकर पादप के अन्य भागों पर पहुँचते हैं और वहाँ फिर उनकी वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से देखिए, जो फाइटो हार्मोन है वो क्रियाशीलता दर्शाते हैं। अब आगे जो है इनके लक्षण हमने देख लिए, अब हम जानेंगे फाइटो हार्मोन जो है उनका क्लासिफिकेशन ऑफ फाइटो हार्मोन, ठीक है। फाइटो हार्मोन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। वैसे इनको 5 समूहों में बांटा गया है। कितने समूहों में बांटा गया है, 5 समूहों में, ठीक है। और 5 समूहों के लिए कितने प्रकार हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। 5 समूह के लिए कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहले हैं ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। पहले वाले कौन से हैं, ग्रोथ को बढ़ाने वाले, यानी इंक्रीज करने वाले, ग्रोथ को प्रमोट करने वाले या फिर प्रेरित करने वाले, वृद्धि को प्रेरित करने वाले, ठीक है। इनमें कौन कौन से आते हैं, देखिए इनमें आते हैं, एक तो आता है ऑक्सिन, दूसरा आता है जिब्रेलिन, तीसरा आता है इसमें साइटोकाइनिन और चौथा आता है इसमें इथाइलिन। ये 4 जो हार्मोन हैं ये ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन है, यानी वृद्धि को बढ़ाने वाले हैं, जिसमें ऑक्सिन का मिक्स प्रभाव देखने को मिलता है। वैसे ये वृद्धि को हमेशा बढ़ाते ही हैं, परंतु आप अगर मूल शीर्ष की बात करेंगे तो वहाँ पर ये वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। इसके बाद जिब्रेलिन हार्मोन, ये पौधों में उनकी लंबाई को बढ़ाता है। साइटोकाइनिन
कोशिकीय विभाजन को प्रेरित कर या कोशिकीय विभाजन को प्रेरित कर संख्या को बढ़ाता है, कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाता है, जो कि पादप वृद्धि में सहायता करती है। और एथिलीन जो इथाइलिन है ये भी पौधों में विभाजन को या फलों को जल्दी पकने में हेल्प करता है। तो इस तरह से ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन 4 प्रकार के हैं। दूसरे जो हैं वो है ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन, यानी वृद्धि को संदमन या संबंधित करने वाले, वृद्धि को क्या करते हैं, ये संबंधित करते हैं यानी कि कम करते हैं। ठीक है, इसमें आता है ABA जिसे हम एब्सिसिक एसिड भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एब्सिसिक एसिड भी कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि फाइटो हार्मोन कितने समूहों में पाया जाता है, 5 समूहों में पाया जाता है। पहला ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन, और अगला है ABA, 5 हो गए। इनके लिए 2 प्रकार हैं या 2 ग्रुप बनाए गए हैं एक तरह से। पहला जो है ग्रोथ प्रोमोटिंग वाला है जिसमें पहले के 4 हैं, और दूसरा है ग्रोथ को नियंत्रित या कम करने वाला जिसमें आता है ABA। आपको ये याद रखना है कि वृद्धि को संदमित करने वाला एकमात्र जो है वो ABA होता है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड होता है। वैसे ये भी वृद्धि को संदमित करता है पादप के कुछ भागों में, जैसे मूल, शीर्ष या मूल की बात कर ली जाए तो वहाँ पर देखें हम। आगे चलते हैं पहले हार्मोन की तरफ जो कि है ऑक्सिन। पहला क्या है, ऑक्सिन। देखिए ऑक्सिन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैसे सिलेबस के हिसाब से। ऑक्सिन शब्द जो है वो ऑक्सिन से बना है, मैंने आपको बताया भी था, एक बार पुनः बता देता हूँ। ऑक्सिन जो है ऑक्सिन वर्ड से बना है। ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है। ऑक्सिन जो है एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है टू ग्रो। इसका मतलब है शाब्दिक अर्थ क्या है, टू ग्रो यानी कि वृद्धि करना। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, वृद्धि करना। इस हार्मोन की खोज जो है वो पादप हार्मोनों में सबसे पहले हुई थी। पादप हार्मोनों में सबसे पहले खोजा गया। ठीक है, ऑक्सिन जो है प्लांट हार्मोन में सबसे पहले खोजा गया था और यह हार्मोन पादपों की जो प्रोह कोशिकाएं हैं, जो सूट की कोशिकाएं हैं, उनमें विभाजन जो उनमें वृद्धि को प्रेरित करता है या उन कोशिकाओं में दीर्घीकरण को, एलोंगेशन को प्रेरित करता है। एलोंगेशन एक जो प्रक्रिया है वृद्धि की उसी का एक भाग है। एलोंगेशन को प्रेरित करने का काम कौन करता है, ऑक्सिन करता है। कहाँ पर, प्रो शीर्ष पर, तने के शीर्ष पर। ठीक है, अब आगे देखिए इसकी खोज देखते हैं हम क्या है, डिस्कवरी कैसे हुई है इसकी। देखिए इसे सबसे पहले मानव मूत्र से कोल और हैगन स्मिथ ने अलग किया था। तो कोल एंड हैगन स्मिथ 1931 ने, तो कोल और हैगन स्मिथ ने 1931 में इस हार्मोन को अलग किया था। किससे, मानव मूत्र से। ठीक है, इस हार्मोन को मानव मूत्र से पृथक किया था। तो कोल और हैगन स्मिथ ने इस हार्मोन को मानव मूत्र से पृथक किया और इसे ऑक्सिन शब्द देने का श्रेय किसे जाता है, ऑक्सिन शब्द जो है ये किसने दिया था, ये कोल ने दिया था। ठीक है, कोल ने दिया। वैसे कोल, हैगन स्मिथ दोनों को भी हम श्रेय दे सकते हैं। और उसके बाद जो है हम सब जानते हैं जैव विकास का प्रवर्तक कौन था, चार्ल्स डार्विन था। जैव विकास का प्रवर्तक था चार्ल्स डार्विन। अब चार्ल्स डार्विन ने क्या किया, चार्ल्स डार्विन, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जैव विकास का क्या था, प्रवर्तक, यानी जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और ये पहला ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से पौधों के शीर्ष भागों में, इन्होंने सबसे पहले
प्रत्यक्ष रूप से पौधों के शीर्ष भागों में वृद्धिकारी पदार्थ की उपस्थिति दर्शाई। ठीक है, दर्शाई। क्लियर? यानी चार्ल्स डार्विन पहला व्यक्ति था जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से पौधों के शीर्ष भागों में वृद्धिकारी पदार्थों की उपस्थिति को दर्शाया। इन्होंने कैनरी घास पर प्रयोग किए थे और अपना वर्णन एक किताब जिसका नाम है द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट में 1880 में प्रस्तुत किया था। देखिए, जो डार्विन है, इन्होंने वह इसका जो भाई है जिसका नाम है फ्रांसिस डार्विन, ठीक है, फ्रांसिस डार्विन ने कौन से पौधों पर प्रयोग किया था? इन्होंने कैनरी घास पर प्रयोग किया था। कैनरी घास ने कैनरी घास पर प्रयोग किए, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, जो चार्ल्स डार्विन है जैव विकास का प्रवर्तक माना जाता है। जैव विकास में हम क्या पढ़ते हैं कि किस तरह से सजीवों का विकास उत्तरोत्तर हुआ है। उत्तरोत्तर का मतलब ये है कि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक सजीवों का विकास का क्रम क्या रहा है, तो वो हम पढ़ते हैं। और हम पादपों के बारे में भी पढ़ते हैं, क्योंकि पादप भी क्या है, एक सजीव है। तो पौधों में वृद्धिकारी पदार्थों की उपस्थिति का पता प्रत्यक्ष रूप से चार्ल्स डार्विन ने लगाया था। इन्होंने कैनरी घास पर प्रयोग किया था, जिसका बोटेनिकल नेम है फाइलेरिस कैनारेंसिस। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है? फाइलेरिस कैनारेंसिस है। ठीक है, अब देखिए, इन्होंने अपना वर्णन जो है कौन सी पुस्तक में दिया? इन्होंने अपना वर्णन 1880 में द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट, द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट में दिया। ठीक है, तो इन्होंने अपना वर्णन सबसे पहले कौन सी किताब में दिया? इस किताब का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद जो डार्विन जो है, वो डार्विन ने एक प्रयोग किया था, और उस प्रयोग को हम देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने कैनरी घास पर प्रयोग किए। देखिए कैसे, जो कोलियोप्टाइल है, डार्विन क्या कहता है, जो कोलियोप्टाइल जिसे हम प्रांकुर चोल कहते हैं, ये प्रांकुर चोल है। ठीक है, क्या है ये? प्रांकुर चोल। प्रांकुर चोल यानी कोलियोप्टाइल। तो कोलियोप्टाइल को जब एक ओर से प्रकाश दिया जाता है, ठीक है, इधर से जैसे इसको प्रकाश दिया गया है, एक दिशीय प्रकाश दिया गया है इसको, ठीक है, तो एक दिशीय प्रकाश देने पर यह प्रकाश की ओर मुड़ता है। ये क्या करता है? ये इधर प्रकाश की ओर इस तरह से घूम जाएगा, इस तरह से ये घूम जाएगा, प्रकाश की ओर घूम गया। प्रकाश की ओर घूमने से आगे क्या कहता है ये डार्विन? ये निष्कर्ष निकालता है कि एक दिशीय प्रकाश देने पर कुछ पदार्थ जो शीर्ष पर बनते हैं, कुछ पदार्थ यहाँ पर बनते हैं जो कि शीर्ष पर बनते हैं, और वो फिर नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं, यानी नीचे की ओर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिससे इस भाग में जो वक्रण है वो पैदा हो जाता है। यानी जो पदार्थ है वो यहाँ बनेंगे, ठीक है, इस तरह से यहाँ बनेंगे, तो इस वजह से यहाँ क्या होगा? यहाँ कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी, यानी इस भाग में ज़्यादा वृद्धि होगी। इस ज़्यादा वृद्धि की वजह से फिर क्या होगा? ये प्रकाश की ओर, इधर की ओर घूम जाएगा। क्लियर? आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसकी प्रकाश वाली जो प्रदीप्ति सतह है, प्रदीप्ति सतह, ठीक है, वहाँ पर वृद्धि कम होती है, और जो इसकी डार्क साइड है, यानी ये वाली जो डार्क साइड है, इस डार्क साइड पर जो ऊपर से नीचे की ओर कुछ पदार्थ प्रवाहित हो रहे हैं,
तो उन वजह से क्या होता है कि डार्क साइड पर वृद्धि ज़्यादा होती है, जिससे इस ओर कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। कोशिकाओं की संख्या बढ़ने से उत्पन्न हुए दबाव के कारण ये प्रांकुरचोल प्रकाश की ओर घूम जाता है। इसके बाद देखिए, डार्विन के बाद जो है अन्य वैज्ञानिक, जिनमें बॉयसन, जैनसन, पाल, F.W. वेंट, ये कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसी तरह के प्रयोग कर ऑक्सीजन की उपस्थिति को प्रमाणित करने की कोशिश की थी, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं बॉयसन, जैनसन, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 1910-13 में जई पर प्रयोग किया, ने जई, जिसे हम कहते हैं एविना स्टाइवा, जई पर प्रयोग किया, एविना स्टाइवा पर प्रयोग किया, ठीक है। अब प्रयोग किया तो इसको इन्होंने कैसे प्रयोग किया, देखिए ये जई का प्रांकुरचोल है, क्लियर। इस जई के प्रांकुरचोल को जब एक दिशीय प्रकाश दिया जाता है, जैसे ये एक दिशीय प्रकाश है, ठीक है, तो एक दिशीय प्रकाश देने पर डार्विन के प्रयोग के अनुरूप ही क्या हुआ कि ये प्रकाश की ओर इस तरह से घूम गया, ठीक है, ये प्रकाश की ओर घूम चुका है, क्लियर, ठीक है। यहाँ पर ये कर्व जो है वो उत्पन्न हो चुका है। अब क्या किया, अब बॉयसन जैनसन ने इसका जो शीर्ष भाग है ये वाला यहाँ पर कट लगा दिया, यानी कि इसको जो है इस तरह से काट दिया, अलग कर दिया, ये देखिए इस तरह से अलग कर दिया। फिर इसको एक दिशीय प्रकाश दिया गया, तो क्या हुआ, ये मुड़ा के नहीं मुड़ा, ये नहीं मुड़ा ये, ठीक है। फिर इसने क्या किया, दोबारा से इस कटे हुए भाग को पुनः इस पर स्थापित कर दिया और फिर इसे एक दिशीय प्रकाश दिया, तो इसने देखा कि जो प्रांकुरचोल है वो फिर से क्या होता है, प्रकाश की ओर घूम जाता है, क्लियर। दोबारा देखेंगे, बॉयसन जैनसन ने एविना स्टाइवा जई के प्रांकुरचोल पर प्रयोग किया, उसे एक दिशीय प्रकाश दिया, एक दिशीय प्रकाश देने पर यह प्रकाश की ओर घूम जाता है, ठीक है। फिर उसने क्या किया, इस प्रांकुरचोल का शीर्ष भाग है वो काट दिया, अलग कर दिया, अलग करने के बाद उसे एक दिशीय प्रकाश दिया गया। फिर क्या हुआ, वक्रण हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। फिर इसने इस कटे हुए शिरोच्छेदित भाग को फिर से इस ठूंठ पर लगा दिया, जो नीचे ठूंठ बचा हुआ था उस पर लगा दिया। लगाने के बाद फिर से इसे एक दिशीय प्रकाश देने पर इसके अंदर वक्रण उत्पन्न हो जाता है। तो इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, इन्होंने निष्कर्ष यही निकाला कि जो वृद्धिकारी पदार्थ है वो शीर्ष भाग पर बनते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें एक और बात भी है कि इसने प्रयोग को और आगे बढ़ाया, तो इससे आगे इसने क्या किया वो और देख लेते हैं। बॉयसन जैनसन ने फिर क्या किया, बॉयसन जैनसन ने इस तरह से शिरोच्छेदित भाग और जो यहाँ पर देखें हम, इसने फिर क्या किया, इस ऊपर वाले भाग को फिर उड़ा दिया। उड़ाने के बाद एक दिशीय प्रकाश देने पर ये घूमता है कि नहीं घूमता, नहीं घूमता है। लेकिन इसने फिर अगले ही बार इसी में आगे के क्रम में इसने इस ठूंठ पर और इस ऊपर वाले भाग यानी इसके शीर्ष के, इनके बीच में एक जिलेटिन का टुकड़ा रख दिया, एक जिलेटिन का टुकड़ा इसके अंदर रख दिया, जिलेटिन का टुकड़ा, ठीक है। अब इसे एक दिशीय प्रकाश दिया गया, तो क्या हुआ, ये घुमा के नहीं घुमा, ये इधर की ओर घूम जाता है, ठीक है। जिलेटिन का टुकड़ा होने के बावजूद घूम जाता है, क्योंकि शीर्ष पर जो पदार्थ बनते हैं वो जिलेटिन से होकर के पादप के निचले भागों तक पहुंच जाते हैं और वहां पर वृद्धि कर कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाकर वक्रण को प्रेरित करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो प्रांकुरचोल की प्रदीप्ति सतह है, एक तो है अदीप्ति सतह,
प्रदीप्ति सतह तो ये है जिस ओर से प्रकाश दिया जा रहा है, और अदीप्ति सतह डार्क साइड वो है जिस ओर से प्रकाश इसको उपलब्ध नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो इसकी अदीप्ति सतह है उसके आधे भाग में क्या किया, एक अनुप्रस्थ चीरा लगा दिया। तीसरी बार इसने क्या किया देखते हैं। पहले दो बार में हम समझ चुके हैं, अब तीसरी बार ये क्या करता है। तीसरी बार बॉयसन जेनसन जो हैं वो क्या करते हैं कि इस तरह से, जो इसकी थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जैसे प्राकुट चोल है, ये इसका शीर्ष भाग है। ठीक है, ये इसकी कौन सी सतह है, प्रदीप्ति सतह है, क्योंकि इस ओर से इसको प्रकाश मिल रहा है। ये इसकी अदीप्ति सतह है। ठीक है, क्लियर, क्योंकि इस ओर से प्रकाश इसको नहीं मिल रहा है। अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इसके आधे भाग तक एक अनुप्रस्थ चीरा लगा दिया, एक अनुप्रस्थ चीरा लगाकर, और यहाँ पर अब्रक की प्लेट लगा दी। ठीक है, ये क्या है, अब्रक की प्लेट है। किस ओर लगाई है, ये लगाई है इन्होंने इसकी डार्क साइड की ओर, अदीप्ति सतह की ओर लगाई है। ठीक है, इसकी अदीप्ति सतह की ओर इन्होंने एक अब्रक की प्लेट जो है वो अनुप्रस्थ चीरा लगाकर लगा दी है। क्लियर। अब इसे फिर एक दिशीय प्रकाश देने पर क्या होता है, एक दिशीय प्रकाश देने पर ये ज्यों का त्यों बना रहता है। क्यों बना रहता है, क्योंकि ये वक्रण प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, इस तरह से ये वक्रण प्रदर्शित नहीं करेगा, जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। अब इससे अलग बॉयसन जेनसन ने क्या किया कि जो अनुप्रस्थ चीरा इन्होंने पहले अदीप्ति सतह की ओर लगाया था, ये अनुप्रस्थ चीरा इन्होंने किधर की ओर लगा दिया, इधर लगा दिया। जो प्रदीप्ति सतह है इसकी उस ओर लगा दिया, और वहाँ पर चीरा लगाकर अब्रक की प्लेट को इधर लगा दिया, इस तरफ। ठीक है, अब इन्होंने फिर इसे एक दिशीय प्रकाश उपलब्ध करवाया। तो जब इसे एक दिशीय प्रकाश उपलब्ध करवाया तो क्या हुआ, ये घुमा के नहीं घुमा प्रकाश की ओर, ये इधर प्रकाश की ओर वक्रण दर्शा देता है। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आता है कि जो वृद्धिकारी पदार्थ बनते हैं वो डार्क साइड पर बनते हैं, ना कि जो प्रदीप्तिमान सतह है वहाँ पर। ठीक है, जो इसकी डार्क साइड है, अब यहाँ पर देखें हम, अब्रक का जो टुकड़ा है, अब्रक की प्लेट वो कहाँ लगी हुई है, इसकी प्रदीप्ति सतह की ओर लगी हुई है। तो इससे अपोजिट यानी इसकी डार्क साइड पर ऊपर की शीर्ष की ओर कुछ पदार्थ बनते हैं जो नीचे की ओर प्रवाहित हो जाते हैं, और वहाँ पर वो अपनी कोशिकाओं में विभाजन को प्रेरित कर संख्या को बढ़ाते हैं, जिससे कि वक्रण हो जाता है। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि जो वृद्धिकारी पदार्थ है, जो प्रकाशानुवर्तन व वक्रण के लिए जो उत्तरदायी पदार्थ है, प्रकाशानुवर्तन, ये प्रकाशानुवर्तन ही है, इस तरह से प्रकाश की ओर घूम जाना, प्रकाशानुवर्तन या वक्रण के लिए उत्तरदायी पदार्थ या उद्दीपक, उद्दीपक भी हम कह सकते हैं, या उद्दीपक अदीप्ति पार्श्व सतह से नीचे की ओर होता है। जो अदीप्ति पार्श्व सतह है इससे नीचे की ओर होता है, अर्थात उद्दीपक कहाँ होता है, डार्क साइड पर होता है, यानी ऊपर की ओर बन करके वो कहाँ नीचे जाएगा, डार्क साइड की ओर ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो था बॉयसन जेनसन का प्रयोग, लेकिन पॉल ने क्या किया, डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन पढ़ रहे हैं हम, और इसमें बॉयसन जेनसन का प्रयोग मैं आपको बता चुका हूँ, आपको याद रखना है। इन्होंने जई पर प्रयोग किए, एविना स्टाइवा पर। ठीक है, पहली बार में इन्होंने, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, पहली बार में इन्होंने क्या किया कि इसको एक दिशीय प्रकाश उपलब्ध करवाया। ठीक है, तो ये वक्रण दर्शाता है, ये वक्रण क्या करता है, दर्शाता है, इस तरह से वक्रित हो जाता है एक दिशीय प्रकाश देने पर। फिर इन्होंने अगले ही प्रयोग में इसका शीर्ष भाग जो है वो काट दिया, यहाँ से इसका शीर्ष भाग काट दिया, और अब इसको एक दिशीय प्रकाश दिया, तो क्या ये वक्रण दर्शाता है, ये वक्रण नहीं दर्शाता है। ठीक है,
इसी से अगले प्रयोग में इन्होंने फिर से इस कटे हुए पुनः जो इस कटे हुए भाग है, ये वाला जो कटा हुआ भाग था, इसको इन्होंने क्या किया, पुनः इस ठूंठ पर स्थापित कर दिया। तब इसे प्रकाश दिया गया तो अब क्या करेगा, ये प्रकाश की ओर घूम जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो मतलब सीधा सा साफ है कि जो वृद्धिकारी पदार्थ है वो कहाँ पर मौजूद है, शीर्ष पर मौजूद है। ठीक है, अब अगले ही प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि इन दोनों के बीच यानी इस तरह से जो ठूंठ है और ये कटा हुआ भाग है, इन दोनों के बीच इन्होंने एक क्या लगा दी, जिलेटिन का टुकड़ा रख दिया। जिलेटिन का टुकड़ा रखने पर फिर इसे एक दिशीय प्रकाश दिया गया तो ये क्या करता है, ये वक्रण दर्शाता है कि नहीं दर्शाता, इस तरह से ये वक्रण दर्शा देता है। क्लियर। तीसरी बार में इन्होंने ये किया और चौथी बार में क्या किया, चौथी बार में इन्होंने ये किया कि जो इसकी इधर की ओर जो इसकी डार्क साइड है, यानी ये वाली साइड, सॉरी यहाँ पर देखेंगे हम इस तरह से, ये इसका शीर्ष भाग हो गया, तो इसकी जो डार्क साइड है इस पर एक अनुप्रस्थ चीरा लगा करके और यहाँ पर अभ्रक की प्लेट लगा दी और फिर इसे एक दिशीय प्रकाश दिया गया तो क्या ये घूम जाता है, नहीं घूमेगा। ठीक है, ये नहीं घूमेगा, वक्रण नहीं दर्शाएगा, प्रकाशानुवर्तन नहीं दर्शाता है। और फिर इसी क्रम में आगे इन्होंने क्या किया कि जो अभ्रक की प्लेट इन्होंने अदीप्ति सतह पर लगाई थी वो इन्होंने अब क्या कर दी है, प्रदीप्ति सतह पर यहाँ पर लगा दी है। ठीक है, अब इसे एक दिशीय प्रकाश दिया गया है। अभ्रक की प्लेट कहाँ है, इसकी प्रदीप्ति सतह पर है। ठीक है, अब यहाँ पर है ये प्रदीप्ति सतह पर, और यहाँ होने के बावजूद भी क्या करता है, ये इस तरह से वक्रण दर्शा देता है। तो जो बॉयसन जेंसन है वो निष्कर्ष निकालता है कि जो उद्दीपक या वृद्धिकारी पदार्थ है वो इसकी डार्क साइड पर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। पाल, आगे जो पाल है इन्होंने इस संबंध में विस्तृत प्रयोग किया था कि और बताया था कि शीर्ष भाग में वृद्धि प्रवर्धक रसायन होते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं। लगभग इसी तरह के प्रयोग जो है वो पाल ने किए थे, लेकिन ऑक्सीजन की खोज का श्रेय किसको जाता है, ऑक्सीजन की खोज का श्रेय जाता है F.W. वेंट को। ठीक है, F.W. वेंट को जाता है ऑक्सीजन की खोज का श्रेय, और इन्होंने 1926-28 में एक वृद्धिकारी पदार्थ को अलग करने में सफलता हासिल कर ली थी। ठीक है, 1926-28 में इन्होंने क्या किया कि जई के प्रांकुर चोल पर प्रयोग किया। कैसे किया, देखिए, ये है जई का प्रांकुर चोल। इन्होंने क्या किया, इसका शीर्ष जो है यहाँ से काट दिया, इसको इन्होंने क्या किया, शीर्ष भाग को अलग कर लिया। अलग करने के बाद इसे एक अगार, ये एक अगार का टुकड़ा है। ठीक है, इस अगार के टुकड़े पर इन्होंने इसको क्या किया, स्थापित कर दिया। इस तरह से ये अगार के टुकड़े पर स्थापित कर दिया। क्लियर। ठीक है, प्रांकुर चोल का शीर्ष भाग काट कर इन्होंने अलग किया। अलग करने के बाद उस शिरोच्छेदित भाग को इन्होंने इस अगार के टुकड़े पर प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, और फिर क्या हुआ, फिर इस अगार के टुकड़े को इन्होंने इस अगार के टुकड़े को रखा, इस पर, इस ठूंठ पर अगार का टुकड़ा रखा। ठीक है, और फिर इसे क्या किया, एक दिशीय प्रकाश उपलब्ध करवाया, और फिर क्या हुआ, फिर वक्रण हुआ कि नहीं हुआ, वक्रण हो जाता है, वक्रण हो चुका है। ठीक है, ये अगार है। इससे आपको क्या समझ में आया, इससे समझ में ये आता है कि शीर्ष भाग से कुछ वृद्धिकारी पदार्थ निकलकर इस अगार के टुकड़े में ट्रांसफर हो जाते हैं, हो गए, क्योंकि इसको हमने कहाँ रखा था, इस अगार पर रखा था। इसमें
ये जो पदार्थ हैं इस जो अगार का टुकड़ा है इसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब इस अगार के टुकड़े में वृद्धिकारी पदार्थ हैं और इसको अब हम इस ठूंठ पर रखते हैं तो फिर यह वक्रण दर्शाता है। अब देखिए, अगर साधारण अगार खंड को प्रांकुर चौल के ठूंठ पर रखा जाए, यानी सीधा ही इसको अलग कर दिया जाए और सीधा ही अगार का टुकड़ा इसके शीर्ष पर रख दिया जाए, तो क्या वक्रण होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सा यही है कि इस शिरोच्छेदित यानी शीर्ष भाग से कुछ ऐसे पदार्थ, वृद्धिकारी पदार्थ या उद्दीपक पदार्थ निकलकर इस अगार के टुकड़े में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और फिर जब हम उस अगार के टुकड़े को ठूंठ पर रखते हैं तो ये वक्रण दर्शा देता है। ठीक है, तो अपने प्रयोगों के आधार पर वेंट ने क्या बताया? वेंट ने बताया कि प्रांकुर चौल को एक ओर से प्रकाशित करने पर जो प्रदीप्ति क्षेत्र है, जब इसको एक ओर से प्रकाशित किया जाएगा तो जो प्रदीप्ति क्षेत्र यानी कि जिस ओर से प्रकाश दिया जा रहा है उस ओर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और जिस ओर प्रकाश नहीं है यानी कि डार्क साइड, वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने एक और प्रयोग किया इसी क्रम में। F.W. वेंट ने इसी तरह से एक और प्रयोग कर इसकी उपस्थिति को दर्शाने की कोशिश की है। ठीक है, कैसे जरा देखें हम। देखिए कैसे, ये है प्रांकुर चौल का शीर्ष भाग। क्लियर हो गया। अब अपने प्रयोग में जई के शीर्ष को अगार के दो टुकड़ों के बीच रखा है इन्होंने। ठीक है, कैसे रखा? इसको पहले तो इन्होंने अलग कर लिया, ये हो गया अलग। ठीक है, अब इन्होंने इस ठूंठ पर अगार के दो टुकड़े रखे, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, इस तरह से, और इनके बीच जो है एक अभ्रक की प्लेट लगा दी अनुदैर्घ्य रूप से। ठीक है, ये बीच में तो है अभ्रक और ये है अगार दोनों तरफ। ठीक है, क्लियर। अब देखिए आगे क्या हुआ कि इन्होंने इस तरह से अगार के टुकड़ों के बीच में जब अभ्रक की प्लेट लगा दी और फिर इसके शीर्ष पर इन्होंने फिर से उस कटे हुए शिरोच्छेदित भाग को रख दिया। ऊपर वाला जो ये कटा हुआ भाग था ये कहाँ गया है? अब यहाँ आ गया है। ये शिरोच्छेदित भाग पर रख दिया। अब क्या वक्रण दर्शाता है? अब इसे एक तरफ से प्रकाश दिया जाता है। अब इसे एक तरफ से प्रकाश दिया गया है। ठीक है, इधर से प्रकाश दिया गया है इसे। तो प्रकाश देने पर इसकी जो अदीप्ति सतह पर है 65% हार्मोन की मात्रा जो है वो इसकी अदीप्ति सतह यानी कि इस ओर 65% जो है वो इस ओर होती है, 35% इस ओर होती है। ठीक है, जिससे इस भाग की सतह पर कोशिकाओं का अधिक विस्तारण हो जाएगा। यानी इधर 65% है तो यहाँ पर कोशिकाएं अधिक संख्या में बढ़ेगी और बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? वक्रण होगा क्या नहीं होगा? वक्रण हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो वेंट क्या कहता है? वेंट यही कहता है कि जो इसकी डार्क साइड पर ऑक्सीजन की मात्रा है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, और मूल शीर्ष की अगर बात की जाए तो मूल शीर्ष जो है उसमें हार्मोन का विस्थापन और प्रवाह नीचे की ओर होता है, लेकिन वहाँ पर ये क्या करता है? वृद्धि को सदमित करता है, यानी नीचे की ओर कम वृद्धि कोशिकाओं की होती है और इस वजह से वक्रण होता है। इस तरह से नीचे की ओर जड़ें जो है और नीचे मुड़ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे की ओर जो है वो कम होता है। क्लियर। आगे देखें, अब ऑक्सीजन की परिभाषा किस तरह से दे सकते हैं हम। देखिए, ऑक्सीजन की परिभाषा को हम बता सकते हैं कि वे कार्बनिक पदार्थ जो 0.01 मोलर सांद्रता में पौधे या पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। देखिए कैसे इसकी परिभाषा ऑक्सीजन की परिभाषा क्या होगी? ऑक्सीजन की परिभाषा होगी कि वे कार्बनिक पदार्थ
जो 0.01 m मोलर या इससे कम सांद्रता पर, यानी 0.01 मोलर जो है मोल सांद्रता, उससे कम सांद्रता में प्रोह के विवर्धन को प्रेरित करते हैं। प्रोह के विवर्धन यानी एलोंगेशन को, विवर्धन को प्रेरित करते हैं। ठीक है, ये हो गई ऑक्सीजन की परिभाषा, ये आपको याद रखना है। अब आगे हम जानेंगे केमिकल नेचर ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट जो है वो है केमिकल नेचर ऑफ ऑक्सीजन। केमिकल नेचर, देखिए केमिकल नेचर में आपको याद रखना है कि इसे ऑक्सीजन को जो है 3 रूपों में पहचाना गया। कितने रूपों में? 3 रूपों में पहचाना गया। पहला है ऑक्सीजन ए, ठीक है, दूसरा है ऑक्सीजन बी, और तीसरा है इसमें हेटेरो ऑक्सीजन। तीसरा है हेटेरो ऑक्सीजन। कितने रूप हो गए इसके? ऑक्सीजन ए, ऑक्सीजन बी, और तीसरा है हेटेरो ऑक्सीजन। ठीक है, देखिए जो ऑक्सीजन ए है इसकी खोज किसने की थी? कॉल एंड हैगन स्मिथ ने की थी। एक एक करके बता देता हूं। तो ये खोजा गया था, डिस्कवर्ड बाय कॉल एंड हैगन स्मिथ 1931। किस में खोजा? मानव मूत्र में खोजा। ठीक है, मानव मूत्र से अलग किया था। क्लियर? मानव मूत्र से इसको अलग किया गया था। ठीक है, और शिरोच्छेदित प्रांकुर चोल पर अकेंद्रित रूप से इसे डाला गया, तो यह वक्रण के लिए जिम्मेदार होता है। इसे ऑक्सीजन नाम दिया गया। अब इसका जो सूत्र है वो कैसा होगा? इसका सूत्र होगा, जो अणु सूत्र है इसका, वो क्या होगा? इसका अणु सूत्र है C18H32O6 C18H32O6। और इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम अगर हम देखें, इसको हम कहेंगे मोनोसाइक्लिक ट्राईहाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोसाइक्लिक ट्राईहाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? मोनोसाइक्लिक ट्राईहाइड्रोक्सिक और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका रासायनिक नाम है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं पर संपन्न होती है और कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे। ऑक्सीजन के जो 3 रूप हैं केमिकल नेचर में, इनको मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, और फिर हम जानेंगे एक एक करके इनके सब के बारे में। तो आज के लिए बस, धन्यवाद, थैंक यू।